चलो बातें ना करें। चलो कल के क्लास में देख लो क्या क्या चीज पढ़े थे। चलो मौलिक अधिकार देख रहे थे ना। मौलिक अधिकार में कौन कौन सा हो चुका है हमारा। समानता का अधिकार हो गया है और दूसरा स्वतंत्रता का। समानता का अधिकार कहां से कहां तक था। 14 से लेकर 18। और स्वतंत्रता का 19 से लेके 22 तक। ठीक है ना। तो 19 से 22 तक देखे थे। एक और देखे थे ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी देखे थे, जो अनुच्छेद 23 और 24 था। ठीक है ना। चलो आज के क्लास में देख लो क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत कहां से कहां तक के अनुच्छेद आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद आपका इसमें 25 से लेके 28 तक। कहां तक देखेंगे जल्दी बताओ। 25 से लेके 28 तक के पूरे आर्टिकल जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में रहेगा जल्दी बताओ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कम से कम आपको मेन याद रखना है कि कौन सा अधिकार कहां से कहां तक होता है। यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ आपको मौलिक अधिकार के नाम देंगे और एक तरफ आपको पूरा अनुच्छेद मिलता है कि कहां से कहां तक है, जोड़ी मिलाइए करके। तो उसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 25 से लेके 28 तक के अनुच्छेद देखने मिलेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या क्या चीज हमारे अंतर्गत संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में। चलो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये बताया गया है। देखो हम पूरा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो धर्म को लेके ही कुछ बातें कही गई हुई इसमें। तो अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद किसके तहत बता दो, 25 में ये कहा गया है। ठीक है ना। तो किसी भी धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। इसके अलावा किसी भी धर्म का वो आचरण कर सकता है। ठीक है। और किसी भी धर्म का वो प्रचार प्रसार भी कर सकता है। प्रचार प्रसार, तो ये सब चीज की आजादी है अनुच्छेद 25 के तहत। समझ आ पा रहा है। किसी भी धर्म को मानना, आचरण करना और उनका प्रचार प्रसार करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दिया गया है। समझ आ पा रहा है। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि धर्म में लिखी गई जो बातें हैं उनका वो आचरण करते रहेगा। ठीक है ना। जैसे धर्म में जो जो चीज लिखे हुए हैं उसको वो उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल सकता है, चला सकता है। ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे जो सिख धर्म वाले होते हैं। ठीक है ना। कौन सा धर्म जल्दी बताओ। तो सिख धर्म वाले जो होते हैं, तो इनमें आप देखे होंगे सिख धर्म वाले के धर्म में लिखा हुआ है कि वे कृपाण धारण कर सकते हैं। क्या धारण कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक है ना। कृपाण मतलब छोटा जो जो चाकू या तलवार जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। वो धारण कर सकते हैं क्योंकि वो उनके धर्म में लिखा गया एक आचरण है। समझ आ पा रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई इसको रोक सकता है क्या, नहीं। मतलब धर्म में जो चीज बताया गया है वो चीज किया जा सकता है। कोई इनको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अनुच्छेद 25 में उस चीज की आजादी है देश में हमारा। समझ में आ रहा है। साथ ही साथ जैसे कि किसी धर्म में लिखा होता है, जैसे हम देखते हैं मुसलमानों को, मुसलमान धर्म में देखे होंगे कि वो जो बड़े बड़े दाढ़ी वगैरह लगते हैं, है ना, तो उनके धर्म में लिखा हुआ है तो ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। हिंदू धर्म में देखे होंगे आप लोग, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है ना। हिंदू धर्म में देखते होंगे कि अधिकांश लोग टीका लगाए रहते हैं लंबे लंबे। समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप के जो धर्म में लिखा हुआ है तो ऐसा किया जा सकता है।
हाँ है ना। जिस धर्म में जैसा बताया गया है वैसा उनका आचरण किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 25 के तहत ऐसा हो सकता है। तो यही चीज बताया गया है कि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, धर्म में लिखे गए बातों का वो आचरण कर सकता है, साथ ही साथ अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये ऐसी एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में देख लो क्या क्या कहा गया, एक बार जल्दी से बता दो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का और उनका प्रचार प्रसार करने की आजादी दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? 25 के तहत। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। चलो, इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 26। चलो, अनुच्छेद 26 जो है इसके अंतर्गत ये बताया गया है धर्म को लेके, जैसे किसी भी कोई भी धर्म हो, ठीक है ना, कोई भी धर्म के लिए हम क्या क्या चीज स्थापित कर सकते हैं। तो किसी भी धर्म से संबंधित अनुच्छेद 26 के तहत आप संस्था वगैरह स्थापित कर सकते हैं। क्या स्थापित कर सकते हैं? संस्था या संस्थान स्थापित किया जा सकता है। उस धर्म के लिए संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। क्या अर्जन कर सकते हैं? संपत्ति अर्जन, ठीक है ना। साथ ही साथ उसका हम क्या कर सकते हैं? स्वामित्व भी हमारे ही हाथ में होगा। जिस प्रकार की आप संस्था बनाओगे, उसके लिए संपत्ति अर्जन करोगे, तो उसका स्वामित्व भी किसके पास होगा? उसी व्यक्ति के पास होगा जो उस धर्म वाला ही है। समझ में आ रहा है? हाँ है ना। क्लियर है तक सबका? साथ ही साथ इससे किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई संस्था बना है तो उस पर वो प्रशासन भी कर सकता है। उस पर क्या कर सकता है? प्रशासन करने का भी अधिकार रखता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट वाला हमारे एग्जाम में ज्यादा आता है कि किसी भी धर्म से संबंधित संस्थान की स्थापना किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 26 के तहत ये देश में स्वतंत्रता दिया गया है। समझ में आ पा रहा है? है ना। 25 में क्या था? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उनमें लिखे गए बातों का आचरण करेगा। समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी धर्म से रिलेटेड क्या स्थापित कर सकते हैं? संस्थान स्थापित कर सकते हैं। उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? संपत्ति अर्जन करेंगे, स्वामित्व करेंगे और उस पर प्रशासन भी किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 26 में ऐसा किया गया है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? है ना। इसी का हम एक शब्द में बोल सकते हैं, अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। क्या है? जल्दी बता दो। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। आ रहा बात समझ में? तो ये मुख्य लाइन अपन बता सकते हैं कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की क्या है? जल्दी बताओ। स्वतंत्रता दिया गया, जिसके तहत हम संस्थान स्थापित कर सकते हैं, संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, उसका स्वामित्व हमारे ही हाथ में होगा और उस पर क्या कर सकते हैं? प्रशासन। क्लियर यहां तक सबका? है ना। चलो, एक बार दोनों को जल्दी से बता दो बिना देखे। अनुच्छेद 25 क्या था बताइए? किसी भी धर्म को मानना, आचरण करना, प्रचार प्रसार करना और उस धर्म में लिखे गई बातों को अपने अनुसार, जैसे कि बताया था एग्जाम्पल में। क्लियर है सबका? हाँ है ना। सिख धर्म वाले क्या रखते हैं? कृपाण, ठीक है ना। मुसलमान वाले दाढ़ी, हिंदू धर्म टीका, ऐसे। और जैसे कि सिख धर्म वाले क अक्षर से चालू होने वाले 5 चीज को धारण करते हैं। कितने? 5। आरस, जैसे कंघा हो गया, ठीक है ना, कृपाण हो गया, कच्छा हो गया, कड़ा हो गया और केश हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये क अक्षर से तो उनके धर्म में लिखा हुआ है। आ रहा है? देखे होगे। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आएगा अनुच्छेद 27। 25-26 क्लियर है तो सबको? अब देखते हैं अनुच्छेद किसके बारे में? 27 के बारे में। कि अनुच्छेद 27 में धार्मिक चीज को लेके क्या बताया गया है। क्योंकि अनुच्छेद 25 से लेके पूरा 28 तक धर्म को लेके आजादी दी गई है हमको। तो अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि यदि कोई धार्मिक कार्य को लेके, धार्मिक
कार्यों को लेके अगर कोई पैसा जमा किया गया है, धन एकत्र है, धन जमा किया गया है, ठीक है ना, तो उस धन पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? टैक्स फ्री रहता है वो। समझ में आ रहा है? तो धार्मिक कार्यों को लेके जमा किए गए धन पर कभी भी टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता है। किस आर्टिकल में यह लिखा है? अनुच्छेद 27 में ये बताया गया है कि आप धार्मिक कार्य को लेके कोई संस्थान बनाए हो और उस संस्थान में फंड आ रहा है, ठीक है ना, तो उस फंड पे कभी भी टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। किस आर्टिकल के तहत? 27 में ये कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो 25 क्या था जल्दी बताओ। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है ना। 26 में उसका प्रबंध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रबंध वाला था। और 27 में क्या था? जो भी पैसा जमा हुआ है उस संस्थान में, उस पर टैक्स लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा। क्लियर है तक सबका? चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28। चलो अनुच्छेद 28 में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है, अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है कि ऐसी, यदि ऐसा मान लो कोई धार्मिक संस्था है, ऐसा कोई धार्मिक संस्था नहीं बोल सकते, या ऐसी कोई संस्था बस लिख सकता हूं, ऐसी कोई, क्या बता दो, संस्था जो सरकारी खर्च से चलता है, सरकारी खर्च से अगर चल रहा होता है, तो उस संस्था में कभी भी धार्मिक शिक्षा कभी नहीं दिया जाएगा। समझ आ पा रहा है? आ रहा बात समझ? जैसे कोई सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में कभी ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन से धर्म को मानना चाहिए, कौन से धर्म को नहीं मानना चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो जो भी ऐसी संस्था जो सरकारी खर्च में चल रहा हो, तो उस वहां कभी भी कौन सी शिक्षा नहीं दी जाती है? धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना। तो ये अनुच्छेद 28 में ये प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी सरकारी संस्थान में क्या नहीं दिया जाएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे कि कौन से धर्म को माना जाए, किसको ना माना जाए। क्लियर है तक सबका? लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे कि जो संस्कृत, क्या बता दो, संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, तो संस्कृत कोई धर्म में नहीं है, संस्कृत एक भाषा है। क्या है जल्दी बताओ? तो इस पर हम रोक नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? आए ना। साथ ही साथ आप देखे होगे ध्यान से, मुख्य रूप से आप कहीं भी आप उर्दू वगैरह सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, ठीक है ना, या मदरसा में क्या सिखाते हैं, जल्दी बता दो। उर्दू वगैरह सिखाते हैं, तो उर्दू भी एक भाषा है। क्या है जल्दी बताओ? तो भाषा का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? जैसे संस्कृत सिखा सकते हैं मदरसा में, उर्दू वगैरह सिखा सकते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध करेंगे क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब क्या होता है? भाषा है, ना कि धर्म है। समझ में आ रहा है? क्या चीज पर प्रतिबंध है? केवल धार्मिक शिक्षा। लेकिन भाषा सिखाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप उर्दू सीख सकते हो। कभी कभी देखे होगे सरकारी स्कूल में भी उर्दू सिखाते थे, पहले लैंग्वेज सिखाते थे ना, संस्कृत सिखाते थे, उर्दू सिखाते थे। हमारे आसपास यही स्कूल में ही होता था ना। आ रहा बात समझ में? तो ये केवल लैंग्वेज था, ना कि क्या था? धर्म था। क्लियर सबका? हाँ है ना। तो इस हिसाब से जो मदरसा वगैरह जो चलता है, ये इसके लिए भी सरकारी फंड आता है। समझ में आ रहा है? मदरसा का संचालन करने के लिए भी क्या आता है? सरकारी फंड आता है। तो वहाँ मुसलमानों से लेके उर्दू वगैरह जो सिखाते हैं, तो ये अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ऐसा याद रखना। समझ में आ रहा है? हाँ है ना। कभी कभी आता है कि मदरसा वगैरह में भी फंड वगैरह आता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो मुसलमान धर्म को शिक्षा देने के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है। वो केवल लैंग्वेज सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? लैंग्वेज, भाषा। क्लियर है कि नहीं? आ रहा बात समझ में? आगे बढ़े। चलो चलो फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 25 बता दो क्या था? किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में धार्मिक कार्यों को लेके प्रबंध कर सकते हैं। 27 में कोई भी पैसा जमा होता है उस पर टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और 28 में
किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन भाषा सिखा सकते हैं, संस्कृत, उर्दू, ये सब। आए कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा अधिकार खत्म? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो गया जल्दी बताओ? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म। ठीक है। चलो, इसके बाद जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है आपका शिक्षा एवं संस्कृति। क्या बताओगे? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। चलो, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार हम देखते हैं, ये कौन कौन से अनुच्छेद इसमें आएंगे मुख्य रूप से। तो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत आप कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ते हो, तो इसमें दो ही अनुच्छेद आता है। एक पहला बताओगे अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो किससे रिलेटेड है, जल्दी बताओ? शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को लेके है। एक बार फिर से रिवीजन कर लो। समानता का अधिकार कहां से कहां तक था? 14 से लेके 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। क्लियर है? फिर हम देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। ठीक है। फिर देखें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और अब क्या है जल्दी बताओ? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो 29 से 30 तक आप देखने मिलेगा। तो ये जो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार हम 29 और 30 में जो पढ़ते हैं, ये मुख्य रूप से किनके लिए बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए बनाया गया है? अल्पसंख्यकों के लिए। अच्छा, अब बात आता है अल्पसंख्यक हम किसको बोलते हैं? तो ऐसा धर्म जो देश में है जिनकी जनसंख्या 50% से कम है। किससे कम है जल्दी बताओ? 50% से कम यहाँ अगर पॉपुलेशन है तो वो अल्पसंख्यक होंगे। क्या होंगे जल्दी बताओ? अल्पसंख्यक। जैसे कि बता सकते हो अल्पसंख्यक में नाम बताओ। यहाँ भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। बाकी जैसे कि आप बता सकते हो मुसलमान धर्म, ठीक है ना? ठीक है ना, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ठीक है ना? और बताओ, ईसाई धर्म हो गया, और क्रिश्चियन। समझ में रहा ना? अच्छा, ईसाई तो लिख चुके हैं तो और कहाँ क्रिश्चियन। ठीक है ना, पारसी धर्म हो गया। तो ये इस टाइप से आपको याद रखना है कि इस टाइप के जो लोग हैं वो क्या है जल्दी बता दो? अल्पसंख्यक है। तो उनके लिए दो अनुच्छेद आपको पढ़ना है। जो भी हम पढ़ेंगे वो किनके रहेगा जल्दी बताओ? अल्पसंख्यकों के लिए ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, यहां तक क्लियर है? शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है 29 और 30, वह किनके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है, जिनका परसेंटेज यहाँ कितना है जल्दी बताओ? 50% से कम होने चाहिए, तो वो अल्पसंख्यक होते हैं। आ रहा बात समझ में? आगे बढ़े। चलो, तो अनुच्छेद 29 और 30 में देखते हैं। सबसे पहला इसके अंदर अनुच्छेद 29 क्या है और 29 का मुख्य टॉपिक क्या है, इसको भी आपको समझना है। ठीक है। चलो, अनुच्छेद 29 में बताया गया है, अनुच्छेद 29 के तहत जो भी हम ध्यान देंगे, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया है। हितों का संरक्षण। तो क्वेश्चन अगर आता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है, मुख्य रूप से हम देखेंगे कि कभी भी अल्पसंख्यकों को सरकारी शैक्षिक जो संस्थान होते हैं, सरकारी शैक्षिक संस्थान, सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। नहीं रोका जा सकता है। आ रहा बात समझ में? तो अनुच्छेद 29 के तहत क्या है जल्दी बता दो? इसमें क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी क्या बता देंगे? सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसका आधार क्या होगा? तो उसके आधार में आप बताओगे, पहला भाषा के आधार पर नहीं रोक सकते हैं। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। सेकंड, जाति के आधार पर प्रवेश से हम नहीं रोक सकते हैं। उनके धर्म को लेके नहीं रोका जा सकता है ना? और साथ ही साथ इसमें याद रखेंगे लिपि के आधार पर,
उनके संस्कृति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर से देख लो, किसी भी सरकारी संस्थान में किनको प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं? अल्पसंख्यकों को। किस आधार पर बोलेंगे तो क्या बताओगे? भाषा, जाति, धर्म, लिपि और संस्कृति। फिर से बोल दो, भाषा, जाति, धर्म, लिपि और संस्कृति, इस आधार पर कभी भी उनको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इस आर्टिकल में यह नियम बताया गया है, अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है संविधान में। क्लियर है तक सबका? है ना? तो जैसे कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, तो वो अल्पसंख्यक वाले भी वहां एडमिशन जरूर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो अब आते हैं अनुच्छेद 30 की ओर। इसमें क्या बताया गया है? चलो अनुच्छेद 30 के तहत ये देखने मिलता है, जैसे कि 29 में ये देखें, किसी भी सरकारी संस्थान में जो शैक्षिक संस्थान होते हैं उनमें हम अल्पसंख्यकों को प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ये होता क्या है कि अल्पसंख्यक वाले अगर मान लो किसी शैक्षिक संस्थान में एडमिशन वगैरह ले लेते हैं तो उनको क्या होता है कि अच्छा फील होता नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 के तहत अपने लिए अलग से संस्था खोल सकते हैं, शैक्षिक संस्था। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें हम क्या बताएंगे, जल्दी बताओ। अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों को अपनी अपनी शैक्षणिक संस्था, शैक्षणिक क्या बता दो, संस्था खोलने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को क्या है, जल्दी बता दो, अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। वहां जाने के बाद वो अपने धर्म को लेके या किसी भी चीज को लेके अपने ही लोग वहां बैठ के वहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आ पा रहा है ना? क्लियर है तक सबका? जैसे कि आप देखोगे अनुच्छेद 30 के तहत मदरसा वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है ना? संस्कृत विद्यालय वगैरह खोल सकता है। संस्कृत क्या बता दो, विद्यालय वगैरह खोल सकते हैं। जैसे गुरुद्वारा वगैरह होता है। तो ये सब चीज क्या होता है, अल्पसंख्यक वाले लोग अपने लिए संस्था खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? संस्थान। आ रहा बात समझ में? तो मदरसा वाले उसमें अपने धर्म को लेके मदरसा में अलग से शिक्षा देंगे, संस्कृत विद्यालय में अलग शिक्षा होता है, गुरुद्वारा में अपन देखने मिलता है। तो इस टाइप की जो संस्थान होती है अनुच्छेद 30 के तहत कौन खोल सकते हैं, जल्दी बता दो? अल्पसंख्यक वाले खोल सकते हैं, जिसमें उसी धर्म वाले लोग बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? है ना? तो अनुच्छेद 29 में क्या देखने मिला हमको, जल्दी बताओ। अगर अल्पसंख्यक वाले किसी भी सरकारी संस्था में एडमिशन चाहते हैं तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हम 30 में क्या देखें, अगर वो खुद से संस्था बना के वहीं बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसके तहत? अनुच्छेद 30 के तहत। क्योंकि उनको अपनी संस्कृति को बनाए रखना है और उनको अपनी संस्कृति के हिसाब से ही चलना है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रावधान होता है, ठीक है ना? उसी हिसाब से उनको बैठना होता है, पढ़ना होता है। क्लियर है तक समझ में? आ रहा बात समझ में? चलो, तो ये हो गया हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कहां से कहां तक देखने मिला? 29 और 30। क्लियर है यहां तक? चलो चलो, अभी तक जो पढ़े एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक था? 25 से 28 तक। 25 में हम क्या देखे, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में क्या देखने मिला, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संस्थान भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना? 27 में क्या देखे, धार्मिक कार्यों को लेके जमा किए गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या देखे, धार्मिक अगर सरकारी खर्च पर कोई संस्था चलता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। आ रहा बात समझ में? फिर हम देखें अनुच्छेद 29 और 30 क्या था, शिक्षा और संस्कृति, कि अपने धर्म को लेके शिक्षा और उसी संस्कृति को मान के वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या था, जल्दी बताओ? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किया गया और बोला गया सरकारी शैक्षणिक संस्थान में उनको प्रवेश से नहीं रोकेंगे। किन आधारों पर? भाषा, जाति, धर्म, लिपि और संस्कृति के आधार पर उनको नहीं रोक सकते हैं। फिर अनुच्छेद 30 देखे हम,
अगर अल्पसंख्यक वाले अपना संस्थान खोलना चाहते तो भी खोल सकते हैं, जैसे कि हम क्या देखें एग्जाम्पल में, मदरसा, संस्कृत विद्यालय और गुरुद्वारा। तो ये जो सब चीज होते हैं वो अनुच्छेद किसके तहत, 30 के तहत ओपन हो सकते हैं। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? चलो 5 मौलिक अधिकार हमारा खत्म हो चुका है। अंतिम छठवां जो मौलिक अधिकार है उसको हम देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो छठवां और अंतिम जो मौलिक अधिकार है जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है जल्दी बताओ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसके अंतर्गत मात्र एक ही अनुच्छेद आते हैं और उस अनुच्छेद में क्या नियम है उसको हमको समझना है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार छठवां नंबर का मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत मात्र एक ही अनुच्छेद है और वो है आपका अनुच्छेद क्रमांक 32। क्या है जल्दी बता दो? अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार दिया गया, जल्दी बता दो? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद क्या है? 32। अब अनुच्छेद 32 को हम डिटेल से देखते हैं कि इस अनुच्छेद 32 में क्या क्या नियम है उसको हम समझते हैं। क्लियर है सबका? तो अनुच्छेद 32 जो है इसमें हम सबसे पहले चीज देखेंगे। तो अनुच्छेद 32 एक प्रकार का बता सकते हो कि ये क्या है, तो ये एक प्रकार का है न्यायिक कार्यवाही। क्या है जल्दी बता दो? न्यायिक कार्यवाही है, ठीक है ना। और ये न्यायिक कार्यवाही के तहत होता क्या है, तो इसके तहत ध्यान ये रखना है कि जो देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है जल्दी बताओ? सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो मौलिक जो अधिकार हम अभी तक पढ़े हैं, मौलिक अधिकार की क्या करता है जल्दी बताओ? रक्षा करता है इस न्यायिक कार्यवाही के तहत। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद 32 एक प्रकार का क्या है जल्दी बता दो? न्यायिक कार्यवाही है, जिसके तहत क्या होता है, तो क्या बताओगे? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की क्या करता है? रक्षा या संरक्षण बोल सकते हैं, क्वेश्चन आता है। रक्षा या क्या बोल सकते हैं? संरक्षण करता है। क्लियर है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा या संरक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, न्यायिक कार्यवाही के तहत क्या जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो न्यायिक कार्यवाही के लिए जो चीज जारी करता है उसको हम बोलते हैं रीट। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? रीट के नाम से जानते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं कोर्ट ऑफ ऑर्डर। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो? कोर्ट ऑफ ऑर्डर के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है तक सबका? है ना? तो फिर से बताओ अनुच्छेद 32 क्या है, बोलेंगे क्या बताओगे? न्यायिक कार्यवाही। इस न्यायिक कार्यवाही के तहत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का रक्षा या संरक्षण करता है, और रक्षा या संरक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? तो रीट जारी करता है। क्या जारी करता है? रीट। और मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है, तो बता सकते हो 5 प्रकार। क्या बताओगे? 5 प्रकार का ये रीट जारी कर सकता है। क्लियर है सबका? है ना? तो अब ये जो 5 प्रकार का जो रीट हम देखेंगे इसका नाम आपको समझना है, और उस रीट के तहत किस टाइप की कार्यवाही होती है उसको भी आपको समझना है। क्लियर है सबका? है ना? तो फिर से एक बार बता दो सब लोग। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार में मात्र कितने अनुच्छेद हैं? एक। और वो कौन सा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है बोलेंगे तो न्यायिक कार्यवाही, ठीक है ना। कौन न्यायिक कार्यवाही करता है? सुप्रीम कोर्ट। और क्या करता है? तो मौलिक अधिकार की क्या करेगा? रक्षा। कितने प्रकार का रीट जारी करता है? 5 प्रकार का, ठीक है। अभी जो 5 प्रकार का रीट है इसको हम देखते हैं कि क्या 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 रीट है, ठीक है ना। हाँ कर सकते हैं। चलो हम रीट देखने वाले हैं, कितने प्रकार के जल्दी बताओ? 5 प्रकार के रीट हम देखेंगे। हाई कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने का पावर थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के लिए रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामलों पे भी रीट जारी करता है, ठीक है ना। तो वो हाई कोर्ट वाले में रहेगा, लेकिन मौलिक अधिकार के लिस्ट में केवल अनुच्छेद 32 बस है। क्लियर है सबका? तो अनुच्छेद 32 के तहत हम देखते हैं 5 प्रकार का जो रीट मैं यहाँ लिख देता हूँ।
क्या क्या नाम से है उसको ध्यान से, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो रीट है जिसको हम बोलते हैं, बातें ना करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। आ रहा समझ में? चलो, दूसरा जो रीट है जिसको हम बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते जल्दी बता दो? परमादेश। तीसरा जो रीट है जिसको हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। चौथे नंबर का जो रीट है जिसको हम बोलते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो? प्रतिषेध, ठीक है। और छठवें नंबर का जो है यहाँ पास जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं? तो ये टोटल हमें कितने प्रकार का रीट याद रखना है? 5 प्रकार का, ठीक है। चलो, पहला बता दो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा में परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा में उत्प्रेषण, ठीक है। चलो, इसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें कहा गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, इसका अर्थ होता है कि जो बंदी जो होते हैं, ठीक है ना, इसको सशरीर, क्या लिखा है? सशरीर प्रस्तुत करना। अभी व्याख्या देखेंगे, व्याख्या बताऊंगा, अभी अर्थ बस बता रहा हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना। और कहाँ प्रस्तुत करेंगे? तो न्यायालय में। तो अभी व्याख्या अलग से पढ़ेंगे, अभी अर्थ बता रहा हूँ। क्लियर सबके यहाँ तक? परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अभी व्याख्या करेंगे तो पूरा डिटेल से समझ आएगा, अभी क्या अर्थ लिख रहा हूं, ठीक है। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं, ठीक है। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है यहां पास प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना कि तुम्हें क्या हक है। समझ आ पा रहा है? अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रश्न पूछना कि तुम्हें क्या हक है, ठीक है ना। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। आ रहा समझ में? प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। और उत्प्रेषण का मतलब होता है आगे बढ़ाना। क्या होता है? आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना, या इसको ऐसे पूर्णतः सूचित करना भी बोलते हैं। पूर्णतः सूचित करना, सूचित करना। तो ये सब चीज यहां आपको याद रखना है। चलो, पहले अर्थ बता दो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश का अर्थ हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा का अर्थ प्रश्न पूछना कि तुम्हें क्या हक है। प्रतिषेध का मतलब मना करना। और उत्प्रेषण का मतलब आगे बढ़ाना या पूर्णतः सूचित करना। क्लियर तक सबका? है ना। चलो, अब इसका व्याख्या मैं बता देता हूं एक एक करके कि इसमें क्या क्या चीज बताया गया है और कौन सा। देखो, हम देखे हैं कि अनुच्छेद 32 है क्या? तो एक प्रकार का क्या है जल्दी बताओ? न्यायिक कार्यवाही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जिसके खिलाफ इसको हमको लाना होगा। समझ में आ पा रहा है? न्यायिक कार्यवाही करने के लिए तो अब सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी करता है? तो सिंपल आप ये बताओगे, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और गिरफ्तार किया गया है अवैध रूप से, ठीक है ना, तो उसको उस समय क्या होगा? जैसे अवैध रूप से उसको बंदी बना लिए हैं, तो उसको 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करने के लिए बोला जाता है ना। और ऐसा नहीं होता है मान लो, तब ये रीट जारी होता है। नियम क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना है? न्यायालय में। किसी को आप बंदी बनाए हो या रखे हो तो 24 घंटे के भीतर कहाँ जाना है? न्यायालय में। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं करते हैं, और ऐसा कब नहीं करेंगे? जब उन लोगों को अवैध रूप से गिरफ्तार करके सिर्फ रख दिए हैं, तो उस समय जहां वो गिरफ्तार हुआ है, जहां वो जो है, तो उसके खिलाफ सीधा कौन सा रीट जारी हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बोला जाएगा कि आप जिसको भी गिरफ्तार किए हो या बंदी बनाए हो,
तो उसको सशरीर न्यायालय में क्या करो, पेश करो, प्रस्तुत करो। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस आधिकारिक क्रिया, इस रीट के तहत कार्यवाही भी हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना मतलब बहुत बड़ा मामला हो जाता है। समझ आ रहा है? एक छोटा सा दिल्ली राजरस कोर्ट से अगर कुछ आदेश आता है तो डर जाते हैं आदमी। तो जिला न्यायालय, हाई कोर्ट से भी ऊपर कहाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है कि इसको ले जाओ ऐसे करके, तो उस समय तो पूरा जमीन हिल जाता है। समझ पा रहे हो? इतना बड़ा मामला हो जाता है ये। क्लियर है सबका? तो ये वाला रीट समझ पा रहे हो क्या होता है ना? किसी को हम गिरफ्तार किए हैं और 24 घंटे के अंदर नहीं ले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा रीट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी हो गया तो उनको ले जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। समझ आ पा रहा है ना? क्लियर है सब? कहाँ तक? इधर देखो, इधर बातें मत करो। कुछ प्रॉब्लम? बंदा नहीं हो सकता, बंदी बस है। चलो आगे देखें। अब आता है कौन सा, बता दो, हमारा परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है, ये वाला रिट कब जारी हो सकता है किसी के खिलाफ, क्योंकि न्यायिक कार्रवाई है, ठीक है ना। तो मान लो कि कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई सरकारी अधिकारी है, उसका जो कर्तव्य था वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और जो आम नागरिक है उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है वो। समझ आ पा रहा है? तो उसके पश्चात ही परमादेश रिट जारी होगा और सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए और आपका जो काम है उसको करना होगा, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? तो उस समय ये रीट जारी हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से रीट जारी होगा। समझ में आ रहा है? किसी गिरफ्तार किए, 24 घंटे के अंदर ले जाना है, क्योंकि मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है किसी भी नागरिक का। ऐसा नहीं करते तो मौलिक अधिकार का हनन है, तो उस समय ये वाला रीट जारी कर देंगे। समझ आ पा रहे हैं? ये वाला रीट कब जारी होगा? कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है, उनका काम जो है वो काम नहीं कर रहे उन लोग, तो उनको आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए और नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन ना करें। क्योंकि मौलिक अधिकार का संरक्षण करने के लिए 5 प्रकार का रीट है। कुछ भी है तो रीट ऊपर में खड़ा है। समझ में आ पा रहा है ना? तो ये वाला समझ में आ गया है। परमादेश कब होता है? तो जब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। है ना? अब आते हैं अधिकार परीक्षा में कि ये वाला रीट कब जारी होता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है ना। तो अधिकार परीक्षा रीट देखो कब जारी होगा। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जो गैर कानूनी तरीके से किसी पद में बना हुआ है, किसी गवर्नमेंट के पद में, सरकारी पद में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा और पूछेगा कि तुम्हें क्या हक है इस पद पर बने रहने का। आप पूरा लिखित रूप में हमारे पास ला के दीजिए, और अगर मामला गैर कानूनी होता है तो तुरंत उसको पद से हटा दिया जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो ये कौन से रीट में ऐसा होता है? जल्दी बताओ। अधिकार परीक्षा में जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से, समझ आ पा रहा है, किसी पद को ग्रहण कर लेता है, तो उसके खिलाफ कौन से रीट जारी कर सकते हैं? अधिकार परीक्षा। और पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हक है इस पद पर बने रहने का। क्लियर है तक सबका? है ना? चलो अब आते हैं कौन सा, जल्दी बताओ। प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? मना करना। ये दोनों जो रीट है, ये दोनों जो रीट होता है वो बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के खिलाफ लाता है। समझ आ पा रहे हैं? ये प्रतिषेध रीट कब आता है? जब छोटा वाला न्यायालय सुनवाई नहीं किया है। समझ आ पा रहा है? और उत्प्रेषण रीट तब जारी होता है जब सुनवाई हो चुका होता है। तो दोनों क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ऊपर में खड़ा है और उसके नीचे के कोई भी अदालत है, अगर मान लो ये वाला रीट कब जारी होगा? तो मान लो हाई कोर्ट के पास जो जो पावर उनको दिया गया है, या जिला न्यायालय के पास जो जो उनके पास पावर है, ठीक है ना, उतने ही विषय पर वो अपना कार्यवाही कर सकते हैं और सुनवाई कर सकते हैं। और वो अपने अधिकार से बाहर जाके, जितना उनका अधिकार है उससे अगर बाहर जाके वो फैसला सुनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से उसको मना करता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो। समझ आ पा रहा है? तो ये रीट समझ आ रहा है? प्रतिषेध कब होता है? प्रतिषेध रीट कब होगा? प्रतिषेध का मतलब ही क्या होता है? मना करना। तो बड़ा न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट छोटे न्यायालय को मना करता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके फैसला सुना रहे हो, तो उसको मना कर सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? कौन से रीट के तहत? प्रतिषेध रीट के तहत ऐसा होता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? फिर हम देखते हैं उत्प्रेषण क्या है, जल्दी बताओ। उत्प्रेषण का मतलब होता है आगे बढ़ाना। मान लो कि
हाँ जो जिला न्यायालय है वो कुछ फैसला सुना दिया है, लेकिन वो फैसला अनुचित ढंग से सुनाया गया है और प्राकृतिक रूप से गलत है, जो भी फैसला दिया गया है। समझ आ पा रहा है? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट जारी करेगा? उत्प्रेषण उस जिला कोर्ट के लिए, और जो भी वो फैसला सुनाया है, जो भी उनकी फाइल है, उनको आगे बढ़ा के अपने पास मंगा लेता है और फिर से वो फैसला सुनाता है। समझ आ पा रहा है? कौन से रिट के तहत? उत्प्रेषण रिट में ये होता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? है ना? तो फिर से देख लो, रिट कितने प्रकार के होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 5 प्रकार। कितना प्रकार? 5। और पांचों एक प्रकार का पूरा न्यायिक कार्यवाही होता है, जिसमें पहला क्या है जल्दी बता दो? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर हो गया सबको कि ये रिट कब जारी होगा? जब 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं तब। ठीक है। परमादेश रिट कब जारी होता है? जब कोई अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है उस समय। समझ आ रहा है? अधिकार परीक्षा रिट कब जारी होगा? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से पद में बैठा हुआ है तो ये रिट जारी होगा। समझ में आ रहा है? प्रतिषेध रिट कब होगा? जब कोई न्यायालय, छोटा न्यायालय, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कुछ काम करता है तो ऐसा करने से उसको मना किया जाएगा। प्रति उत्प्रेषण रिट कब जारी होगा? जब कोई छोटा न्यायालय अपना फैसला सुना चुका है, लेकिन वो फैसला अनुचित ढंग से नहीं सुनाया गया है, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनको सुना दिया है कि इसको सजा हो जाए, ऐसा वाला। समझ में आ रहा है? तो उस समय उत्प्रेषण रिट जारी होता है। समझ आ पा रहा है? तो ये हो गया अनुच्छेद 32, जिसमें कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है जल्दी बताओ? 5 प्रकार का। क्लियर है? पहला बता दो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश। तीसरा अधिकार परीक्षा। चौथा उत्प्रेषण। और पांचवा, चौथा में प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण। कौन कौन से रीट ऐसे होते हैं जो बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के खिलाफ लाता है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। समझ आ पा रहा है? तो ये न्यायालय वाला आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा होता है जो सुनवाई से पहले ही होता है? सुनवाई से पहले रीट जारी हो जाता है, प्रतिषेध वाला। ठीक है ना? और सुनवाई होने के बाद उत्प्रेषण है। समझ आ पा रहा? तो दोनों अलग कंडीशन पे होगा। क्लियर है तक सबका? कुछ इसमें, कुछ इसको लेके नोट पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? चलो, अनुच्छेद 32 को लेके कुछ नोट पॉइंट में ये बताया गया है, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा एवं हृदय, एवं क्या बता दो? हृदय किसे कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। और ऐसा किसने कहा है? तो B.R. अम्बेडकर ने। किसने कहा है? B.R. क्या हो रहा है? आ रहा बात समझ में? B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोला है? जल्दी बताओ। संविधान की आत्मा और हृदय। और अगर मान लो अनुच्छेद 32 नहीं होता तो मौलिक अधिकार का कुछ मतलब ही नहीं होता। कोई भी हनन कर रहा है तो कोई कुछ कर पाते क्या? नहीं। लेकिन अनुच्छेद 32 होने के कारण मौलिक अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकार का रूप धारण करता है। इसलिए अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है मौलिक अधिकार का संरक्षण। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार का संरक्षक। याद रखे सबको? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन से आर्टिकल को कहते हैं? अनुच्छेद 32। और मौलिक अधिकार की रक्षा करता कौन है बोलेंगे तो आप आंसर में बताओगे सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और अनुच्छेद 32 को एक नाम और एग्जाम में आता है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? क्या बोला मैं? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 32 ही होता है। समझ आ पा रहा है ना? तो ये कुछ नोट पॉइंट है। क्लियर है सबका? है ना? तो संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। किनके द्वारा? B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन सा अनुच्छेद है? 32। और मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 को ही और क्या बोलते हैं? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 32 ही है, क्योंकि हम इसमें कितने प्रकार के रीट पढ़े हैं?
5 प्रकार जो मौलिक अधिकार के ऊपर उसकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। आया कि नहीं समझ में? चलो, भाग 3 के अंदर कुछ कुछ अनुच्छेद और भी हैं हमारा, जैसे कि आप अनुच्छेद 31, 32 तो हो गया है, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद कौन सा है, 35। ये आर्टिकल आपको और देखना है, जिसके पश्चात हमारा भाग 3 खत्म होगा। क्या खत्म होगा? भाग 3। क्लियर सबका? है ना? तो छोटे मोटे चीजें बता दो इसको जल्दी से, ज्यादा बड़ा नहीं है। अनुच्छेद जो 31 है, इसमें था संपत्ति का अधिकार। क्या था जल्दी बताओ? जो अभी वर्तमान में यहां से हट गया है, ठीक है ना। और कहां चले गया है? अनुच्छेद 300 का में चले गया है। किस संशोधन के तहत? 44वां संशोधन 1978 के तहत ऐसा है। तो अनुच्छेद 31 में यही है बस, और कुछ नहीं है। कि पहले इसमें क्या था जल्दी बताओ? संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में कानूनी अधिकार बना के कहां डाल दिए हैं? 300 का में। किस संशोधन के तहत? 44वां संशोधन 1978 के तहत ऐसा है। क्लियर है सबका? अनुच्छेद 33 के तहत बताया गया है कि जितने भी जो सशस्त्र सेना होता है, क्या बता दो? सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं, उनके मौलिक अधिकार को, उनके क्या बता दो? मौलिक अधिकार को समाप्त या सीमित, समाप्त या क्या बता दो? सीमित कर देते हैं। उनके मौलिक अधिकार जितना नागरिकों के पास होता है उतना मौलिक अधिकार उनके पास नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है? तो अनुच्छेद 33 के तहत नियम क्या है जल्दी बता दो? कि सशस्त्र सेनाएं में जो भी भर्ती होते हैं उनके मौलिक अधिकार को क्या कर देते हैं? समाप्त या सीमित कर देते हैं। जैसे कि अर्धसैनिक बल हो गया, पुलिस बल हो गया, खुफिया संगठन हो गया, या उससे रिलेटेड जो उनके समकक्ष जो संगठन है, जैसे काम करते हैं वैसे ही, तो उन सबके मौलिक अधिकार को या तो समाप्त भी कर सकते हैं 33 के तहत, या तो उनका सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? अनुच्छेद 34 ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें सिंपल ये बताया गया कि मान लो कि कहीं पास सैन्य कानून लागू है। कौन सा कानून लागू है? सैन्य कानून, ठीक है ना। तो सैन्य कानून अगर कहीं लागू है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। तो अगर कहीं सैन्य कानून लागू होता है तो वहां के जो नागरिक होंगे, वहां के क्या जल्दी बताओ? नागरिक जो होते हैं उनके मौलिक अधिकार को कम कर दिया जा सकता है, और घर घर जाके तलाशी भी ले सकते हैं। आवागमन को रोक के गाड़ियों का तलाशी लेंगे, हर एक लोगों का तलाशी ले सकते हैं। जहां कौन सा कानून लागू होता है? सैन्य कानून। समझ आ पा रहे हैं? तो जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लागू हो जाता है, उस जगह के व्यक्तियों के जो नागरिक होंगे, अनुच्छेद 34 के तहत उनके मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, या उनके मौलिक अधिकार को सीमित भी कर सकते हैं। आम नागरिकों का भी मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। लेकिन किस पोजीशन पर? अगर वहां क्या लागू होगा? सैन्य कानून उस समय लागू होगा। वहां आतंकवादी मामले होंगे या किसी भी चीज का खतरा है, तो वहां सैन्य कानून लागू हो जाता है, सेना का। समझ आ पा रहा है? तो उस समय 34 के तहत उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं, या तो सीमित कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? आए ना? अनुच्छेद 35 में सिंपल ये बनाया गया है कि मौलिक अधिकार को और शक्तिशाली अगर हमको बनाना है, और क्या बनाना जल्दी बता दो? शक्तिशाली अगर बनाना है, तो शक्तिशाली केवल कौन बना सकता है? संसद। कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। और समय समय पे कानून भी ला सकता है मौलिक अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए, ना कि कमजोर करने के लिए। समझ आ पा रहा है? तो केवल मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं? शक्तिशाली या और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद क्या लग सकता है? कानून बना सकता है। आ रहा है बात समझ में यहां तक? है ना? तो ये हो गया हमारा भाग 3 पूरा खत्म। समझ में आ रहा है ना? तो अन्य अनुच्छेद छूटे थे। अनुच्छेद 31 सबको क्लियर है कि यहाँ पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार, और अभी हट चुका है। कहाँ चले गया है? 300 का में। किस संशोधन के तहत? 44वां 1978। अनुच्छेद 33 सबको क्लियर है। सशस्त्र सेनाएं के जो बल होते हैं उनके मौलिक अधिकार को समाप्त भी कर सकते हैं और सीमित भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 34 के तहत क्या देखने मिलेगा? जहां सैन्य कानून लागू है, जिसको अपन मार्शल लॉ बोलते हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को समाप्त भी कर सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है?
और अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकार को और शक्तिशाली बनाने के लिए कौन कानून ला सकता है बोलेंगे तो संसद कानून ला सकता है। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो तो ये हो गया हमारा भाग 3 पूरा खत्म। कल हम पढ़ेंगे भाग 4। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? भाग 4 में हम पढ़ेंगे राज्य का नीति निदेशक तत्व, जिसमें हम पूरा आर्टिकल कहां से कहां तक देंगे कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के पूरे आर्टिकल होंगे। समझ आ पा रहे हैं? उसमें से भी जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से याद करना है। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो आज हम लोग देखो क्या क्या पढ़े, जल्दी बताओ। सबसे पहले कहाँ से चालू किए? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर पढ़े 25 से लेके 28। उसके बाद फिर क्या देखे? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में। फिर पढ़े अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रीट। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। फिर अलग से जो छोटे मोटे जो अनुच्छेद थे, अलग से जो छूटे हुए थे, उनको हम देख चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो तो आज यहां तक लिख लेना, बाकी इसके आगे भाग 4 कल करेंगे। आ रहा बात समझ में?